सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज है संडे, यानी मस्ती का दिन, और आपको तो पता ही है कि संडे के दिन हम लोग करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो आज सबसे पहले हम लोग सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम चलेंगे मीनू का सतरंगी बगीचा, फिर देखेंगे 2 वीडियो, गुड फीड्स इंडीड और पिंकी, और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल क्लास ढेर सारी मस्ती के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रयासों से मोहनदास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी। उनकी झिझक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। मजदूरों के हक के लिए वो आगे आए थे और अब उनकी कांग्रेस में तरह तरह के हिंदुस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे। इन सब में मोहनदास को अपना परिवार छोड़कर आए हुए 3 साल गुजर गए थे। वे 6 महीने के लिए स्वदेश रवाना हुए। भारत आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली, और इसी यात्रा में मोहनदास मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरु बन गए। इन सब के साथ मोहनदास अपने बीमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में प्लेग की महामारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी। परिवार के साथ मोहनदास जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार चाहती थी कि मोहनदास वापस भारत चले जाएं। मोहनदास के जो लेख भारत के अखबारों में छपे थे, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। यहाँ के बहुत से गोरे मोहनदास से गुस्सा थे। जहाज से उतरने पर मोहनदास पर गोरे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पड़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते। जब अखबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहनदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की, तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अखबारों ने उन पर लेख छापने शुरू कर दिए। 6 साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोष के चला। चंदे से सभी काम होते थे। हिंदुस्तानी लोग दिल खोलकर धन का योगदान करते थे और साथ जुड़कर धरना प्रदर्शन भी करते थे। मोहनदास बार बार इस बात पर जोर देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं,
केवल अन्याय का करना है। वे बार बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 9 बार सरकार ने मोहनदास को जेल में डाला। वे छूटते ही फिर सत्याग्रह में लग जाते। बाद में कस्तूरबा भी जेल गई। मोहनदास इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालने लगे। वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी, लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था। गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लग गए थे। सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। इनमें हरमन कैलेनबैग भी थे। वे एक रईस आर्किटेक्ट थे। आश्रम बनाने का पैसा उन्हीं ने दिया था। वे वहाँ अपने हाथ से काम भी करते थे। इनमें चार्ली एंड्रूज भी थे, एक ईसाई पादरी। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उनका नाम दीन बंधु पड़ गया था। विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था, उसके लिए एक नया नाम चाहिए था। उनके भतीजे ने सुझाव दिया, सदाग्रह, और इसी को निखार कर गांधी जी ने एक नाम गढ़ा जो अमर हो गया, और वो था सत्याग्रह। एक और सख्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवार्य था, और जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी। गांधी जी ने कस्तूरबाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला, और उसमें 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जब सत्याग्रहियों ने जेल भर दिए, तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी। गलत कानून वापस लिया गया। जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बापू वापस लौटकर भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया। मीनू हमेशा सुंदर सपने देखती है। मीनू घर के भीतर सो रही थी। कितने फूल हैं, लेकिन मेरे बगीचे के सभी फूलों का रंग तो सफेद है। मीनू, तुम बगीचे के सफेद फूलों में
अलग अलग रंग भरकर इंद्रधनुष जैसा बना सकती हो। मैं यह कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें एक छड़ी देती हूँ मीनू। एक छड़ी? वह क्या होती है प्यारी परी? यह जादू की छड़ी है। मुझे इस जादू की छड़ी से इंद्रधनुष कैसे मिलेगा? तुम सिर्फ इस जादू की छड़ी को घुमाओ और तुम्हें इंद्रधनुष के सातों रंग मिल जाएंगे। वाह, क्या सचमुच ऐसा होगा? हाँ। ओह, वे कितने प्यारे तथा सुंदर लगेंगे। धन्यवाद परी। नाचते और कूदते हुए मीनू अपने बगीचे में गई। उसने जादू की छड़ी घुमाई पहले फूलों के गुच्छे पर, और देखो, उनका रंग बैंगनी हो गया। मीनू ने खुशी से ताली बजाई। उसने अपनी जादू की छड़ी फिर घुमाई सफेद फूलों के गुच्छे पर, और वे नीले रंग में बदल गए। बस मीनू खुशी से उछल पड़ी। उसने अपनी जादू की छड़ी फिर घुमाई सफेद फूलों के अगले गुच्छे पर, और उनका रंग हो गया आसमानी। उसने फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमाई, इस बार फीके पत्तों पर। वे हरे रंग में बदल गए। वह बहुत खुश हुई। अब उसने फिर अपनी जादू की छड़ी घुमाई सफेद फूलों के अगले गुच्छे पर। उन फूलों का रंग हो गया पीला। उसने फिर से जादू की छड़ी घुमाई सफेद फूलों के अगले गुच्छे पर, और उनका रंग संतरी हो गया। वह बहुत खुश हुई। उसने फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमाई सफेद फूलों के आखिरी गुच्छे पर, और सफेद फूलों का रंग लाल हो गया। यह देखकर मीनू बहुत खुश हुई। अब उसके बगीचे में भी रंग बिरंगे फूल थे। उनमें इंद्रधनुष के 7 रंग थे। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, संतरी और लाल। उसका बगीचा सुंदर लग रहा था। उसने ऊपर देखा। उसके सुंदर बगीचे पर सूर्य की तेज रोशनी पड़ रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मीनू ने कहा, धन्यवाद। मगर परी जा चुकी थी। मीनू के पास अब स्वयं का इंद्रधनुष था, फूलों का इंद्रधनुष। अगले दिन बारिश हुई। बारिश के बाद आसमान में चमकीला बड़ा इंद्रधनुष दिखा। इंद्रधनुष में से परी हंसती हुई दिख रही थी। परी मीनू को देखकर खुश थी। ओह, वह क्या है? देखो, ये शब्द एक दूसरे से विपरीत है। चमकीला, फीका, भीतर, बाहर।
आओ अब वाक्य बनाने की कोशिश करें। चमकीला, सूर्य चमकीला है। फीका, पत्ता फीका था। भीतर, माँ घर के भीतर है। बाहर, चीनू बाहर खेल रहा है। ये कुछ और शब्द हैं। इंद्रधनुष, बैंगनी, हरा, नीला, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बैंगनी, मुझे बैंगनी फूल पसंद है। हरी, घास हरी है। नीला, मेरी स्कर्ट का रंग नीला है। इंद्रधनुष कहाँ है? जादू की छड़ी कहाँ है? परी कहाँ है? ओह, यह तो फिर से एक सपना था। मैंने कितना रंगीन सपना देखा। दोस्तों, क्या तुम भी सपने देखते हो? क्या तुम्हें अपने सपने याद हैं? प्रश्न एवं उत्तर। मीनू के सपने में कौन आया? एक परी। मीनू को क्या चाहिए था? एक इंद्रधनुष। परी ने मीनू को क्या दिया? जादू की एक छड़ी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सात। इंद्रधनुष के रंगों के नाम बताओ। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा,
गीला, संतरी, और लाल। क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है? तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? दोस्तों, अलविदा, फिर मिलेंगे। Hello kids, Brisky here. Let us now explore the importance of doing good things to others. Good day. Meet little Meera. She is one special girl. Here is her story. One night, as she was going to sleep, Meera asked her mother for a pet. She cried and begged her mother to let her have a puppy. This is what her mother told her. Meera, you have been a good girl this week. If you make 5 good decisions tomorrow, you will earn 5 golden stars. And then we shall gift you a puppy. So remember, tomorrow when you have a choice to make a good one. That will not only make you happy, but also help others around you. Meera readily agreed. Will Meera get the puppy? Let's see what she did the next day. As the next day shone bright and sunny, Meera is all excited to see how she can earn 5 golden stars to claim her gift. She is walking to school, and here is what she saw. Oh, a boy is throwing stones at a puppy. What do you think Meera should do? Why? Should she decide to walk on? Should she decide to stop the boy? Meera did make the right decision. She told the boy that it is wrong to hurt an animal, and she comforts the scared little puppy. She earns her first golden star for a good decision. Proudly, Meera walks to school and reaches her class on time. Let us see what happens here. There is a new child in Meera's class, but he looks a little scared. What should Meera decide to do? Why? Should she just continue with her own work? Should she try and be friendly to him? Meera did do the right thing.
She helps the new boy so that he won't feel sad and lonely anymore. She earns her second golden star for a good decision. The day goes by fast. It is almost lunchtime. Meera has brought a big bar of chocolate to school. What should she do with it? Why? Should she eat it all by herself? Should she share it with her friends? Good choice, Meera. Sharing is always more fun, and she also made everyone happy. She earns her third golden star for a good decision. It is evening and school is over. Meera is walking back home. She is proud that she has earned 3 golden stars already. What do you think happens next? Oh no, some child has dropped her doll. It is a very cute doll too. Should Meera keep the doll? It is very cute and Meera loves it. Or should Meera return it to the child it belongs to? Good choice, Meera. We should never keep anything that doesn't belong to us. She earns her 4th golden star for a good decision. As the evening goes on, Meera does something naughty. Meera broke her grandmother's glasses while playing with them. What should she do? Should she keep it back quietly and pretend she didn't know how it broke? Should she tell her grandmother that she broke it by mistake and that she is sorry? Meera did the right thing. She tells her grandmother that she broke her glasses and that she is sorry. Grandma forgives her because she told her the truth. It is good to tell the truth. She earned her 5th golden star for a good decision. Meera took 5 good decisions today and earned 5 golden stars. She did get her gift too. Her parents gifted her a cute little puppy to care for. She even makes a special promise to her mother. Mother, from today, I have decided to always try and make good choices. It makes me very happy and I can help other people too. Did you enjoy Meera's story? Remember to make good choices like Meera the next time. Bye for now. Hello children, Brisky here. Do you like colors around you? Come on then, let's help Pinky out to make decisions on selecting colors for her new home. Do you like our new house, Pinky? Don't you think it looks nice? Yes, Papa. But the walls don't look very clean. That's because it hasn't been painted yet. Let's choose a color for the house, shall we? Children, if you were Pinky, what color would you choose from these? I want my room to be in pink. Can we paint the ceiling like a starry sky? Sure, Pinky. Children, what does your house look like? Is it clean and bright? Choose the smiley that describes how you feel about your house. Give reasons for your choice. Pinky, your cousin Zoya is coming home today to see your newly painted room. Oh, Ma, I can't show my room to her. Why do you think Pinky said that? List at least 5 things that Pinky has to do to clean up her room. Discuss and decide how these situations could be resolved. When you get home from school, put your shoes and bag away neatly. What should you do after you have eaten a meal?
It is a good habit to wash your own plate and cup after eating. Pinky's mother has been too busy to take care of the garden. What can Pinky do to save the plants from dying? Pinky can water the plants and clean the garden. It is raining and the clothes hung outside are getting wet. Pinky's parents are busy. What can Pinky do? Pinky can bring the clothes in herself and prevent them from getting wet. Oh, Pinky is getting ready for school, but she has forgotten to do something. What could it be? That's right. Pinky forgot to make her bed. Every morning, practice folding your blanket, arranging your pillow, and keeping your bed neat before you leave for school. I love my house and I do small things every day to keep it clean and beautiful. What do you do to keep your house neat and clean? List 5 ways in which you can help your parents keep the house clean every day. So you see, each of us can do a few small things every day to keep our house clean. That way, our house will always be neat and it will really help our parents. अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है, यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है।
अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नमस्कार, संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज चलते हैं स्नेक हाउस यानी सांप घर में। आज की इस कड़ी में बात करेंगे यहाँ के 3 प्रकार के सांपों के बारे में। डरिए नहीं, ये तीनों नॉन पॉइजनस यानी विषहीन हैं। यह है सबसे लोकप्रिय अजगर। ये भारतीय महाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में सबसे भारी भरकम सांप है। एक वयस्क अजगर की औसत लंबाई 14 फीट और वजन 50 किलोग्राम तक होता है। अजगर, जिसे अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं, ज्यादातर उजले या पीले रंग के होते हैं। ये एक सुस्त प्रवृत्ति वाले सांप हैं और ये सिर्फ भोजन की खोज में और दुश्मनों से बचने के लिए ही गतिशील होते हैं। अजगर पानी में तैर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। इनका मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी जंतु, पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स होते हैं। अजगर एक ऐसा सांप है जो छोटे हिरण को भी निगल सकता है। अजगर सामान्यतः 8 से 100 अंडे देते हैं और 48 से 69 दिनों के बाद सपोला निकलता है। ये अपने शिकार को अपने शरीर से लपेट के मार देते हैं। ज्यादातर ये पेड़ों के पास पथरीले इलाकों में पाए जाते हैं जहां नदी या तालाब हो। अजगर अच्छे तैराक होते हैं और आधे घंटे तक पानी में डूबे रह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेक हाउस हमेशा से ही दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। पटना स्पीसीज में रॉक पाइथन के तीनों स्पीसीज जो इंडिया में पाए जाते हैं वो मौजूद हैं। रेटिकुलेट हैं, रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन। इनका एग लेइंग मार्च महीने में शुरू होता है। लगभग 15 से 20 अंडे को एक एग ले करते हैं। लगभग 90 दिनों तक इसको वेट करते हैं, फिर इससे बच्चे निकलते हैं। रॉक पाइथन है, इसको खाने में हम लोग यहाँ पे गिनी पिग, रैबिट या चिकन इत्यादि दिया जाता है। सप्ताह में 2 दिन इनको दिया जाता है। और हमारा फ्यूचर प्लान में एक और स्पीसीज को अभी हम लाने जा रहे हैं, किंग कोबरा का, जो एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त डेनमार्क से यहाँ कुछ स्पीसीज आने जा रहे हैं रेप्टाइल्स में ही, जिसमें आपके ग्रीन एनाकोंडा, बॉल पाइथन, फिर राइनो इगुआना, इसके अलावा नाइल क्रोकोडाइल भी आने जा रहा है। तो जो यहाँ का कलेक्शन प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं धामिन यानी रैट स्नेक के एनक्लोजर के पास, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक विषहीन सांप है। शुष्क स्थलों पर यह पीले रंग का होता है, लेकिन पानी वाले जगहों में ये काले रंग के भी होते हैं। इनका शरीर लंबा और पूंछ पतली होती है।
इनकी औसत लंबाई 1.6 से 2 मीटर तक की होती है और ये तकरीबन 11 सालों तक जिंदा रहते हैं। ये ज्यादातर चूहे खाते हैं, इसीलिए इन्हें रैट स्नेक भी कहा जाता है। धामिन एक बार में 6 से 14 अंडे देती है और 2-3 महीनों के बाद इससे बच्चे निकलते हैं। अब चलिए सैंड बोआ की तरफ। 2 मुंहा सांप के नाम से मशहूर सैंड बोआ ईरान, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। ये विषहीन सांप हैं जो बेहद शर्मीले होते हैं। ये रेतीले मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। ये सैंड बोआ इतने सीधे होते हैं कि आप इन्हें हाथ में भी उठा सकते हैं। इस सांप का मुंह और पूंछ एक जैसा होता है, इसीलिए इसे 2 मुंहा के नाम से जाना जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में 2 प्रकार के सैंड बोआ हैं, एक कॉमन सैंड बोआ और एक रेड सैंड बोआ। जैसा कि नाम से ही है, सैंड बोआ ये प्रायः बालू और मिट्टी में मिलते हैं। इन्हें 2 मुंहा सांप भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में सांपों की सैंड बोआ के रख रखाव में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। बालू को हम लोग मेंटेन करते हैं, इसके केज की सफाई की जाती है। बालू पूरा प्रॉपर मेंटेन करके उसका तापमान जो है स्थिर तापमान पे रखा जाता है। भोजन के रूप में हम लोग इसे चूहा और गिनी पिग प्रदान करते हैं और उसी प्रकार से ऋतु के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। जाड़े के ऋतु में इनके शरीर के तापमान को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त उष्मा दी जाती है, गर्मी प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार गर्मी के मौसम में इन्हें ठंड प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, ज़मीन को नमी प्रदान किया जाता है, पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसे जैसे विश्व में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मनुष्य जंगलों की ओर अपना रुख कर रहा है। शहरों की भी बढ़ती आबादी से सांपों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। लोग आमतौर पर घरों में, खेतों में और आबादी वाले दूसरे स्थानों पर सांपों को देखकर डर जाते हैं और उसे मार देते हैं। मारने के बजाय इन्हें सुरक्षित ढंग से पकड़कर जंगलों में छोड़ने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ग्रामीणों को इसके बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान द्वारा स्नेक रेस्क्यू टीम का भी गठन किया गया है। स्नेक रेस्क्यू एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है और इसे घर पे कोशिश ना करें। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे लोग सांप को पकड़ते हैं और उसके वीडियोस को शेयर करते हैं और लोग उसके बारे में करते हैं। सबसे पहली बात कि सांप भारतीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित है और इनको हैंडल करना कानून के खिलाफ है जब तक कि आपके पास परमिशन ना हो। दूसरा, सांप को हैंडल करने के लिए आपके पास सही इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसे हम स्नेक हुक बोलते हैं और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम बोलते हैं स्नेक टोंग। अगर आप देखेंगे तो इसको जैसे मैं क्लोज करता हूँ ये पूरा बंद हो जाता है, तो इससे सांपों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको इसे इस्तेमाल करने नहीं आता है तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले इसकी ट्रेनिंग लीजिए और उसके बाद ही रेस्क्यू कीजिए, क्योंकि सांप पकड़ना एक प्रोफेशनल का काम है और इसके लिए वन अधिनियम के तहत भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है और वन पदाधिकारी भी ट्रेंड होते हैं। कहीं पे भी अगर आप सांप देखें तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि आप पैनिक ना करें, जाने कि ये जहरीला है या जहरीला सांप नहीं है, क्योंकि कोई भी सांप हमारे परिवेश में रहते हैं, उनका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर होते हैं। सांपों को मारना तो सबसे पहले गलत काम है। अगर आपको लगता है कि सांप आपके घर में है तो आप उस सांप के बारे में नज़दीकी वन अधिकारी को आप इत्तला करें। चाहे तो आप पटना ज़ू को फ़ोन कर सकते हैं या वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस में आप फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ से ट्रेंड प्रोफेशनल आपके घर में जाएंगे और सांप को वहाँ से सुरक्षित निकाल लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि सांप कहाँ जा रहा है, और अगर आपके पास थोड़ी सी हिम्मत है
तो कोशिश करें कि उस सांप को किसी बर्तन से या किसी चीज़ से ढक दें कि सांप कहीं भागे नहीं, जिसके चलते कि अगर कोई बंदा अगर आता है, कोई रेस्क्यूअर अगर आते हैं तो उन्हें ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। अभी हमारे पास एक कॉल आया है कि एक घर के अंदर में सांप घुस गया है और वो बोल रहे हैं कि वो सांप जो है वो गेहुअन सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा है। तो हम जाते हैं वहाँ अंदर और देखते हैं कि वो सांप कौन सा है और किस तरीके से हम उसका सेफ रेस्क्यू कर सकते हैं वहाँ पे। सबसे पहले सांप पकड़ने से पहले जो हम काम करते हैं वो होता है हमारा अपने इक्विपमेंट को चेक करते हैं कि हमारे इक्विपमेंट सही है या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, सांप को पकड़ करके हम कहाँ पे जहाँ डालेंगे उसे हम बोलते हैं बैग, और ये टेक्निक को बोलते हैं पाइप और बैग टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि पाइप जो कि प्लास्टिक का भी हो सकता है और मैं यहाँ पे गत्ते का पाइप इस्तेमाल करता हूँ, इसको हम इस बैग की तरह इसके ऊपर में फिट करते हैं इस तरीके से कि एक नली जैसा बन जाए और इसे हम दीवार से सटा करके लगाते हैं और ये मूव ना करे, इसके लिए हम एक ईंटे का भी सपोर्ट उसको देते हैं। अब सांप जब भी आएगा तो इस बैग के अंदर में हम कोशिश करेंगे कि इस पाइप के थ्रू इस बैग के अंदर चल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने सांप पकड़ लिया है और ये स्पेक्टिकल कोबरा है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। तो अभी तो ये पकड़ा गया है, पर रेस्क्यू तभी कंप्लीट होता है जब हम इसको सेफली बैग कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं इसे बैग करने के लिए, इस प्रोसेस को बैगिंग बोलते हैं। और अब सांप को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बैग के अंदर घुस जाए। अब जब सांप हमारा कंफर्म कर लिए कि बैग के अंदर चल गया है तो हम अपने हुक का इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कि सांप पूरी तरह अंदर गया है या नहीं गया है। जब हमें महसूस होता है कि ये सांप पूरी तरह अंदर चल गया है और चेक करते हैं और उसके बाद पहला गांठ बांधते हैं, जिसे हम सिक्योर नॉट बोलते हैं। इसके बाद इसके ऊपर वाले नॉट को हम बांधते हैं, जिसे भी हम सिक्योर नॉट बोलते हैं, पर ये सेकंड सिक्योर नॉट होता है। इससे ये कंफर्म होता है कि सांप अगर गलती से पहला नॉट अगर क्रॉस कर जाए तो दूसरे नॉट से बाहर ना चल जाए। और ये आपके सेफ्टी के लिए भी रहता है, क्योंकि सांप को अगर आप नीचे से बैग के ऊपर पकड़ेंगे तो सांप काट सकता है, पर अगर इस नॉट के ऊपर पकड़ेंगे तो सांप आपको नहीं काटेगा। अब अगर जैसे मैं बता रहा था कि सांप को अगर आपको ले जाना है तो आप सांप के बैग को इस तरीके से आप हुक के मदद से उठा करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, जिससे आप भी बचे रहेंगे और सांप भी बचा रहेगा और आप आराम से इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सांप को अपने साथ लेकर के चल सकते हैं। कुछ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानने के क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका थूथन जो होता है, जो माउथ पोर्शन होता है वो राउंडेड होता है, जबकि वेनोमस में ये पॉइंटेड होता है। इसके अलावा एक और जो मेन डिफरेंस होता है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में, जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके वेंट्रल सरफेस पे पेट की ओर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, अर्थात एक साइड से दूसरे साइड को टच नहीं करते हैं। जबकि पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें ये स्केल कंटिन्यूअस होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड को टच करते हैं। अगर स्नेक बाइट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है कि उसको सक करके निकालने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके माउथ में कोई कट है या किसी भी तरह का सोर है तो उससे आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ कट पोर्शन है उसके नीचे बांध दिया जाता है बहुत टाइट से, ये भी नहीं करें। जो कट पोर्शन है उसको कभी भी हार्ट या लंग से ऊपर रेज करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं या एस्प्रिन वगैरह हैं, इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें जहां कट हुआ है उसे रनिंग वाटर में धोना चाहिए, साबुन से उसको साफ़ करना चाहिए और जो पेशेंट हैं उनको कूल काम करते हुए जो नियरेस्ट PHC है उसमें ले जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहनकर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है।
सुरक्षित जीवन चलाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।